सभी माताएं बहनें, सभी किसान साथियों को, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय बाद आया, तो इसलिए लंबे समय बाद आया उसके लिए क्षमा माफी, और आप सभी को पूरे मन के साथ, पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम। आदरणीय किसान बंधुओं, मुझे मालूम है कि आज 2 साल बीत गए चुनाव को। इसी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था, आपको सबको पता है। चुनाव हार गया, ये भी आप सबको पता है, कोई बात नहीं। चुनाव हारने के बाद, चुनाव लड़ने के पहले चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे गोराघाट पे गन्ना के किसानों की समस्या रही हो, चाहे सड़क की समस्या रही हो, चाहे चौड़ा क्षेत्र के अंदर खाद नहीं मिल रहा हो, हमारे सारे साथियों ने हमेशा आपके बीच में संघर्ष करके, लाठियां खाके, जेल जाके किसानों की लड़ाई लड़ने का काम हमेशा किया है। आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, ताली क्यों नहीं बजा रहे पीछे वाले, ये बताओ। नहीं, ये बताओ, नहीं लड़े क्या, ये बताओ। नहीं लड़े तो सब ताली बजाओ, क्यों नहीं लड़ रहे, बजा रहे? इसी से तो उत्साह बढ़ता है। वोट क्या देते हो ये बताओ। जेल हम जाते हैं, 15 दिन जेल में रह के आते हैं, 4 केस लगते हैं, बाहर आके फिर संघर्ष करते हैं, तो उस समय जेल भी जाते हैं किसान। ऐसा नहीं, कल्पना जी से रास्ते में बात हो रही थी, मैंने कहा दीदी बोल रही थी कि हमारे क्षेत्र में हम जब जेल जाते हैं तो आंदोलन होता है, जैसे पुलिस लाठीचार्ज करती है, गिरफ्तार करने आती है तो सब भाग जाते हैं, हम अकेले जेल जाते हैं। मैंने कहा लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। मैं 4 बार जेल गया चुनाव के पहले, और 4 बार ऐसी स्थिति रही कि बसें भर के जाती थी। मैं जब गिरफ्तारी देता था उस समय, ये सभी मीडिया के साथियों को मालूम है, क्योंकि हमारी बात को, हमारी लड़ाई को ये बहुत मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जब भी हम गिरफ्तार होकर जेल जाते थे तो बसें कम पड़ती थी, और जेल पे जाने के बाद मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता था कि भैया हम लोग नेता हैं, हमारे घर में भी कोई और काम करने वाला है, आप में से अगर कोई ऐसा साथी हो जिसका काम खराब हो जाए, जिनके ढोल चौपे बंधे रहे, कोई धारे काढ़े वालों ना हो, कोई उसारी करे वालों ने, तो बच जाओ। तो हम ये कह के मना करके लौटाते थे, तब भी सैकड़ों साथी जेल जाते थे। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदरणीय बंधुओं, मैं बहुत लंबी बात तो आपके बीच में इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि किसान के मुद्दे पर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर निकले। हमने तय किया, कल्पना पारुलेकर जी कांग्रेस पार्टी से विधायक है, मैं भारतीय जनशक्ति पार्टी का भी प्रदेश अध्यक्ष हूं, उसकी युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूं, जागो हिंद संगठन का प्रणाम करता हूं उनको। और उनसे मैंने कहा कि दीदी किसानों पे बड़ी समस्याएं आती हैं, बोली आप हमारी तरफ से पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसानों की समस्या के लिए लड़ो। मैंने कहा चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपका मिल गया, ये बहुत उचित था, बहुत आवश्यक था। इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ने का काम कौन कर रहा है। हम और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश की रीढ़ की हड्डी इस किसान को कहा जाता है जो मेरे सामने बैठा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है, सबसे ज्यादा कोई निराश है, सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार किसी पर हो रहा है तो वो किसान है। देश का अन्नदाता, देश की रीढ़ की हड्डी, जय किसान। आखिर इतनी बुरी हालत में क्यों, ये आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में हम सभी साथी आए। सोच के देखिए, राजनीतिक पार्टियां मंच पे खड़े होकर हमेशा एक दूसरे की बुराई करती हैं, लेकिन आप इस पर विचार करके देखिए, मेरा कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक कभी कोई नाता नहीं रहा, ना आज है। लेकिन मैंने जब देखा कि पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर जहां 203 विधायक बैठते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के भी है, जनशक्ति के भी है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के भी है, लेकिन उन 230 विधायकों में से मुझे सबसे तेज आवाज और किसानों के हित में आवाज अगर किसी की सुनाई दी तो वो आवाज डॉक्टर कल्पना पारुलेकर की आवाज है। इसलिए हम लोगों ने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम जागो हिंद संगठन के बैनर पे हमें करना पड़ेगा। जागो हिंद संगठन राष्ट्र हित में कार्य करता है, जागो हिंद संगठन सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, आप सब भी एक किसान है, मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किल से आप फसल पैदा करते हैं। मुझे पता है पहले आपको बिजली नहीं मिलेगी,
बिजली मिलेगी तो पता चला कि कुआं में पानी कम हो गया, यहाँ कम सूखा भी बहुत पड़ती है, बारिश बहुत कम हो रही है पिछले कम से कम 10 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद जब खाद की जरूरत पड़ी तो सारी सोसाइटियों पे या तो तालाबंदी होती है या फिर ब्लैक में खाद जाता है। ब्लैक में जाता है कि नहीं बताओ हाथ उठा के। ब्लैक में जाता है। खाद के लिए जूझते हो कि नहीं, पानी के लिए जूझते हो कि नहीं, बिजली के लिए जूझते हो कि नहीं। इतनी सारी समस्याओं के बाद अगर कोई कुछ गुंजाइश बचती है तो वो फरार और डकैत को पूरी कर देते हैं, डकैत भी पूरी कर देते हैं। पहले आके बंदूक बढ़ा देंगे और कहेंगे हमें खाना चाहिए। किसान बेचारा खाना लेके जाएगा और खाना जब देगा तो पुलिस 11-13 लगा देगी। होता है कि नहीं बताइए, होता है कि? इतनी बुरी मुश्किल के बाद जब आप फसल कर लेते हो, अनाज पैदा कर लेते हो, उसके बाद दिक्कत मंडी में है। मंडी में जाओ, मंडी में कितनी चोरी है वो दीदी बताएंगे आपको विस्तार से, उन्हें सब पता है। तो मंडी में क्या हालत होती वो भी आपको पता है। तो मैं भाषण देने की वजह से आपसे बात करना चाहता हूँ। भाषण देने बहुत जगह मिलते हैं, ये मेरा घर है, मेरा अपना क्षेत्र है, मेरे अपने गांव के अपने सभी किसान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए आपके बीच में मुझे भाषण नहीं देना। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि क्या आपको किसान की ये दुर्दशा पसंद है? जवाब दीजिए। तो फिर जागरूक क्यों नहीं होते? फिर ये क्यों समझ में नहीं आता? आज कोई चुनाव का समय नहीं। अगर मैं चुनाव के 1 साल पहले आया होता तो आपको लगता कि या तो इनको वोट चाहिए या किसी और को ये वोट मांगने के लिए आए। इसलिए चुनाव के समय नहीं आया, बीच में आया हूं। अभी बीच भी नहीं है, सिर्फ 2 साल बीते हैं, 3 साल बाकी है। क्यों चाहते हो कि 3 साल तक और बिजली के नाम पे आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहे? इस पर विचार करके देखिए। सम्मानीय देशराज पटेरिया जी के लोकगीत आप सुन के बहुत प्रसन्न हो रहे हो, मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ, मेरी तबीयत हरी भरी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि किसान मेहनत से थके ना, इसके लिए भी इनके गीत सुनता है और उत्साह बढ़ा रहे हैं, संघर्ष की क्षमता बनी रहे इसलिए भी इनके गीत सुनता है। लेकिन संघर्ष तो ठीक है, दमनकारी नीति का विरोध क्यों नहीं करते आदरणीय बंधुओं? रास्ते में कल्पना दीदी मुझे पूछ रही थी, तालियां बजाओ। रास्ते में कल्पना दीदी मुझे पूछ रही थी कि आपके क्षेत्र का किसान कैसा? आपके क्षेत्र का किसान बहुत पिछड़ा हुआ तो नहीं है? मैंने कहा बहुत पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी आलस आ जाता है, आलस आ जाता है, हमेशा आलस आ जाता है। अभी आंदोलन करने जाओ, सड़क पर बैठ जाओ कि खाद नहीं मिल रहा, तो पता चला कि 5000 किसान पीछे आ रहे थे फौज में, भीड़ में, और जब आप ताला तोड़ने आगे बढ़े तो 200 बचे। तो ऐसे ही हुआ था सिवड़ा में कि नहीं बताऊंगा, सिवड़ा क्षेत्र के अंदर भी यही हुआ था। सिवड़ा क्षेत्र के अंदर जब मैं ताला तोड़ने आगे बढ़ा तो आधे से ज्यादा किसान गायब थे, फिर भी मैंने कहा ताला तोड़ दो। एसडीएम एक महिला थी तो एसडीएम बोली हमारे साथ पेट में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तहसीलदार गाड़ी उल्टी तरफ दबा के भाग के चला गया। उसके बाद भी गंधर्व रावत जी और यदुनाथ जी मेरे साथ थे। उसके बाद हमने जब ताला तोड़ना शुरू किया तो कलेक्टर का फोन मेरे मोबाइल पे आया, अभी सुन रहा होगा, सुन रही होगी शायद, महिला है कलेक्टर तो, हाँ चलो नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, एसडीएम बता देगा उसको। तो कलेक्टर का मेरे पास फोन आया, बोला दामोदर जी बुरे फंस जाओगे, चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे। वो मुझे बोला दामोदर जी बहुत बुरे फंस जाओगे, अगर आपने खाद की बोरियां लुटवा दी तो चुनाव भी नहीं लड़ पाओगे। मैंने कहा मैं जेल में चुनाव जीत लूंगा, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन किसानों को खाद मिलेगा और खाद के साथ। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तब कभी कभी किसान कमजोर पड़ता है, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि किसान फिर भी जागरूक। गांव गांव में पढ़े लिखे नौजवान हैं जो किसान है, बहुत अच्छी तरह से अपनी भली बात उनके पक्ष में क्या है वो जानते हैं और बुजुर्गों को और माता बहनों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सम्मानीय कल्पना जी, आपकी बात उनके माध्यम से, यहाँ जो हजारों लोग संख्या में हैं, इनके माध्यम से सिर्फ इस दतिया जिले में ही नहीं बल्कि अन्य जिले के जो लोग आए हैं उनके माध्यम से इस पूरे संभाग में आपकी बात पहुंचेगी और पूरे प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो आप आगे बढ़े हो, जागो हिंद संगठन इस दतिया जिले से लेकर पूरे प्रदेश में आपके साथ है और आपको करेंगे। आदरणीय बंधुओं, हमारे बीच में 2 किसान नेता और मंच पर बैठे हुए हैं। महेंद्र शर्मा जी जो झांसी के, जो सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। सतीश यादव फौजी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, शिवपुरी के रहने वाले हैं। तालियां बजाइए इन लोगों के लिए, बहुत किसान संघर्ष करते हैं और सबके नेता है।
इन दोनों साथियों ने, इन्होंने मुझे खुद फोन किया, सतीश यादव जी ने फोन किया, बोले भाई साहब बहुत दिन से आपसे मिलने की इच्छा थी, मैं बहुत ज्यादा आपसे मिलने का इच्छुक हूँ, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य रहता है कि किसानों की लड़ाई जो लड़े उसको मजबूत करें। इसलिए कोई हमारी शर्त नहीं है, आपका जो मिशन है किसान को न्याय दिलाने का, जो संघर्ष है उसमें हम दोनों शामिल होते हैं। इनका अपना बहुत बड़ा संगठन है, ये अपने आप में बहुत ताकतवर लोग हैं और आज ये बिना किसी शर्त के किसानों के हित में मंच पे आए, इसलिए इनके लिए एक बार तालियां जरूर करें। महेंद्र शर्मा जी और सभी यादव जी, सतीश यादव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल्पना पारुलकर जी जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जागो हिंद संगठन जो उनको समर्थन देके, सहयोग देके, उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, उसमें आप भी पूरी तरह से भूमिका निभाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप साथियों बताना चाहता हूँ, गंधर्व रावत जी मंच पे बैठे हैं, यदुनाथ जी बैठे हैं, विनोद शर्मा जी खड़े हैं, शास्त्री जी खड़े हैं, नाजिम, इन सबको मैंने बोलने नहीं दिया, मैं खुद माइक लेके खड़ा हो गया। पूछो क्यों? अच्छा बताओ क्यों? यदुनाथ जी बोले कि आपको सुनना है किसानों को, और कल्पना जी को सुनना है, और देशराज जी को पहले से सुनना है और सुनना है। सही बात है ना? क्यों सही बात है? क्या बताओ? अच्छा चलो ये बताओ, गोराघाट क्षेत्र के किसान कितने आज हाथ उठाना? गोराघाट क्षेत्र के किसान हाथ उठाओ। अरे गोराघाट इंदरगढ़ से लेके गोराघाट तक के किसान कितने हाथ उठा दो, नहीं तो हमें मानेंगे कि सब मत उठा देना, सब जो गोराघाट क्षेत्र के हैं। चलो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। अब ये गोराघाट क्षेत्र के जो किसान हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये गंधर्व रावत भले ही चुनाव हार गए, लेकिन गन्ना की जब जब मुश्किल आई, गन्ना के गुड़ के क्रेशर नहीं चल रहे थे, तो संघर्ष किसने किया? बताइए, जवाब दीजिए। मैंने किया, लेकिन मेरे पहले गंधर्व ने शुरू किया, मेरे पहले गंधर्व ने शुरू किया। मुझे गंधर्व वहां लेके आया और गंधर्व ने मुझे बताया कि भाई साहब ये स्थिति है कि गुड़ के क्रेशर नहीं चलाने देंगे। दीदी यहाँ पर डबरा में एक शुगर मिल, और उस शुगर मिल में 8 करोड़ रुपए किसानों का आज भी कम से कम बकाया है। मैं जानता हूँ कि इस लड़ाई को डबरा शुगर मिल का मालिक इस प्रदेश की सरकार, पहले कांग्रेस की थी फिर भाजपा की बनी, दोनों सरकारों ने वही किया। क्षमा करना, मैं वो तो स्पष्ट बताऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई को सिर्फ आपके नेतृत्व में लड़के जीता जा सकता है, इसलिए आपको विस्तार से बता रहा हूं। 8 करोड़ रुपया पिछले 5-7 साल से गन्ना शुगर मिल का जो है वो मालिक खाके बैठा। 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले हमारे किसानों ने क्या किया कि अपने गुड़ के क्रेशर लगा लेंगे, अपना गुड़ बनाएंगे और बेचेंगे। इस तरीके से हमारी मेहनत का जो हमारा मेहनताना है वो निकल आएगा। तो इसी सरकार ने, यहाँ सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की थी, मैं उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत संपर्क में रहा, और जब वो भाजपा में थे मैं भी भाजपा में था। मैं तो भाजपा में बहुत छोटे स्तर पर उस समय काम करता था, मंडल अध्यक्ष था जब मैंने राजनीतिक क्षेत्र में शुरुआत की थी। 21 साल की उम्र की बात है। तो मैंने शिवराज सिंह चौहान जी की एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप भी पूछना, उनको विधानसभा के अंदर पूछना चाहे तो। झांसी के अंदर जब वो यहाँ रावतपुरा सरकार के दर्शन करने आ रहे थे, तो झांसी में एक इंडिको गाड़ी में वो अकेले बैठे थे और साथ में भाभी थी साधना। तो मैंने उनको किसानों की इस समस्या के बारे में बताया, और मैंने उनसे कहा था कि इस समस्या के समाधान के लिए कोई ईमानदारी से कोशिश नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 15 दिन का अवसर दो, 15 दिन के बाद हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे और 1 महीने के अंदर किसानों को भुगतान शुरू हो जाएगा, वो 7 करोड़ रुपए रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। आज वही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, आप पूछना उनसे, उनको याद होगा। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैं भी रोज उनके लिए सिरदर्द बना घूमता हूँ। इसलिए आप पूछना उनसे कि आप वायदा करके आए थे वहां के किसान साथियों से कि 15 दिन का समय दीजिए। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, लेकिन वो 15 दिन निकले, कोई आंदोलन